पिछले क्लास में बाबू हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग पिछले क्लास में ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू किए थे। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में ऑलरेडी हम बताए होंगे कि ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होता है पॉलीपेप्टाइड में। यानी कि आप सिंपली उसको क्या कहिएगा कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा आरएनए प्रोटीन में बदल जाता है। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन या स्थानांतरण कहलाती है। तो आरएनए क्या होता है? आरएनए में वास्तव पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब प्रोटीन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीपेप्टाइड बन जाता है क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पॉलीपेप्टाइड बन जाता है ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड कैसे बनते हैं? तो बहुत सारे अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में व्यवस्थित होकर के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। तो हम बताए थे कि जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया है उसमें 3 तरह के आरएनए भाग लेते हैं। बताए थे ट्रांसफर आरएनए, जिसका संरचना हम बताए होंगे आपको, क्लोवर लीफ मॉडल, तिब्बतिया संरचना जो हॉली खुराना के द्वारा दिया गया था। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। जिसमें बताया हो गया कि ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव्य से क्या करता है कि अमीनो एसिड को लाने का काम करता है। साथ ही साथ ट्रांसफर आरएनए में जो एंटीकोडोन लूप होते हैं, ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है? एंटीकोडोन लूप होता है, जिसके पास मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित हर जेनेटिक कोड का एंटीकोड होता है। इट मीन्स कि मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले हर जेनेटिक कोड का खास एंटीकोड होता है। कहाँ? ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोड के पास, या ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडोन लूप पर। तो हम बताया भी होंगे कि हर खास अमीनो एसिड का एक खास ट्रांसफर आरएनए होता है। खास अमीनो एसिड का खास ट्रांसफर आरएनए होता है। चर्चा हो गया था। बताया कि ट्रांसलेशन प्रक्रिया में भी पहला स्टेप क्या होगा? इनिशिएशन। तो हम लोग अभी इनिशिएशन ही देख रहे हैं। हम लोग ट्रांसलेशन या स्थानांतरण, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन या स्थानांतरण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। तो ये जो स्थानांतरण प्रक्रिया है 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या हुआ इसका? इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब पहला स्टेप क्या हो गया? इनिशिएशन मतलब आरंभन। दूसरा स्टेप इलोंगेशन, या इसे क्या कहेंगे? दीर्घीकरण। और तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन या समापन। यानी कि जो स्थानांतरण प्रक्रिया है, जो सजीवों में स्थानांतरण प्रक्रिया घटित होता है, वो 3 चरण में संपन्न होता है। पहला आरंभन या इनिशिएशन, दूसरा दीर्घीकरण या इलोंगेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन या समापन। पहला प्रक्रिया का शुरुआत हम कर दिए थे, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि क्या होता है कि देखिए ये बताए होंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन में या प्रोटीन में, पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन में अमीनो, हम जानते हैं कि बहुत सारा अमीनो एसिड मिल करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है या प्रोटीन का संरचना बनाता है। तो प्रोटीन में पाए जाने वाले या पॉलीपेप्टाइड चेन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड का सीक्वेंस किस पर डिपेंड करेगा? तो पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा, जो अनुक्रम होगा, वो डिपेंड करेगा किस बात पर?
मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले जेनेटिक कोड के सीक्वेंस में, यानी कि जिस यानी कि मैसेंजर आरएनए पर जिस सीक्वेंस में मैसेंजर आरएनए पर जिस सीक्वेंस में जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, जिस क्रम या अनुक्रम में जेनेटिक कोड यानी कि आनुवांशिक कोड उपस्थित रहते हैं मैसेंजर आरएनए पर, उसी क्रम और अनुक्रम के अनुसार प्रोटीन में भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और हमको पहले से ही पता है कि हर जेनेटिक कोड एक खास अमीनो एसिड को इंगित करता है। तो मैसेंजर आरएनए पर जिस ढंग से, जिस अनुक्रम में, जिस सीक्वेंस में जेनेटिक कोड होगा, उसी क्रम में या उसी क्रमानुसार प्रोटीन में भी अमीनो एसिड पाया जाएगा। और दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से बने जुड़े रहते हैं। दो अमीनो एसिड आपस में किससे जुड़े रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। हम बताए होंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, बताए होंगे कि एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और पेप्टाइड बॉन्ड प्रक्रिया एनर्जी के हेल्प से तेजी से होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो बनने की प्रक्रिया है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी कि उसमें ऊर्जा का खपत होता है। तो इनिशिएशन में फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि कोशिका द्रव में जब किसी अमीनो एसिड, कोई अमीनो एसिड एटीपी के संपर्क में आता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो जब कोई अमीनो एसिड एटीपी के संपर्क में आता है तो बताए होंगे कि वो तोड़ता है ना एटीपी, तो क्या होगा, एडीपी अलग हो जाएगा और अमीनो एसिड प्लस एटीपी, अमीनो एसिड एएमपी और एडीपी अलग हो जाएगा। यानी कि जब कोई भी अमीनो एसिड एटीपी के संपर्क में आएगा तो एक्टिव हो जाता है, उस एटीपी से एनर्जी लेकर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और इक्वेशन कैसे बनता है, तो अमीनो एसिड प्लस एटीपी और बराबर क्या हो जाएगा उधर, तो अमीनो एसिड एएमपी और एडीपी उसका अलग। अब कह रहा है कि जब अमीनो एसिड को एटीपी मिला, उसका एनर्जी लेकर के एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद वह अमीनो एसिड अपने सजातीय का मतलब हुआ कि अपने वाले, अपने खास ट्रांसफर आरएनए के साथ जाकर के अटैच हो जाता है। कौन? अमीनो एसिड। अब वो जो अमीनो एसिड एएमपी है वो ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा, उसमें एक खास एंजाइम मदद करेगा। उस एंजाइम का नाम होगा एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। उस एंजाइम की उपस्थिति हेल्प से वो अमीनो एसिड अपने वाले ट्रांसफर आरएनए से जुड़ जाएगा। इस खास प्रक्रिया को कहा जाता है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए का आवेशीकरण, या इसको दूसरे ढंग से कहते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का आवेशीकरण या एमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए या चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो इनिशिएशन जो है, इनिशिएशन में पहला स्टेप क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। पहला स्टेप क्या होगा इनिशिएशन का? इनिशिएशन का पहला स्टेप होता है अमीनो एसिड का एक्टिव हो जाना। तो अमीनो एसिड कैसे एक्टिव होता है, तो एटीपी के हेल्प से। और इसी इनिशिएशन का सेकंड स्टेप क्या होता है, तो ट्रांसफर आरएनए का आवेशीकरण। ट्रांसफर आरएनए का आवेशीकरण। अब देखिए, तो हम बताए होंगे कि जब ट्रांसफर आरएनए चार्ज हो गया, यानी कि जब अमीनो एसिड अपने वाले टीआरएनए से जुड़ गया, उसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, जो खास एंजाइम के हेल्प से होता है। तो ऐसे दो चार्ज ट्रांसफर आरएनए जब पास पास आएंगे तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। किनके बीच में? दो अमीनो एसिड के बीच में। जब दो चार्ज ट्रांसफर आरएनए पास आएंगे, कैसे चार्ज ट्रांसफर आरएनए होंगे, तो पहले अमीनो एसिड एटीपी के संपर्क में एक्टिव होगा और तब वो अपने वाले एटीपी से जुड़ेगा। इसमें खास एंजाइम मदद करेगा जिसका नाम है एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। तो कह रहा है ऐसे दो चार्ज ट्रांसफर आरएनए, यानी कि जिस ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या हुआ, अमीनो एसिड जुड़ा हुआ, वैसे दो चार्ज ट्रांसफर आरएनए जब पास पास आएंगे उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब कह रहा है कि यह पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैटालिस्ट की उपस्थिति में, कैटालिस्ट समझ रहे हैं, उत्प्रेरक कहा जाता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का जो काम है वो कैटालिस्ट की उपस्थिति में तेजी से होगा, ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। अब
अभी हम लोग इनिशिएशन ही पढ़ रहे हैं यार। कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए जो फैक्ट्री होता है, आप कह सकते हैं कि सेल्यूलर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल्यूलर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या प्रोटीन सिंथेसिस का जो फैक्ट्री होता है सेल के अंदर, वो कहाँ होता है? तो प्रोटीन बनाने का जो फैक्ट्री है सेल के अंदर, वो कहाँ होता है? तो राइबोसोम के पास होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव। तो राइबोसोम जहाँ भी पाए जाएंगे कोशिका द्रव में, वहाँ प्रोटीन निर्माण का काम होगा। यानी कि राइबोसोम जो होते हैं वो वास्तव में सेलुलर फैक्ट्री कहे जाते हैं, कोशिकीय फैक्ट्री कहे जाते हैं प्रोटीन निर्माण के। तो आपको बताए होंगे कि डीएनए से आरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यानी कि अनुलेखन प्रोसेस कहाँ संपन्न होता है? केंद्रक में। केंद्रक में बन गया वह मैसेंजर आरएनए। तो यूकैरियोट के केस में, यूकैरियोट के केस में जब केंद्रक के अंदर बना डीएनए से एमआरएनए, तो वो क्या होगा? एमआरएनए केंद्रक झिल्ली से बाहर आएगा। कहाँ जाएगा? जहाँ राइबोसोम है, और वहाँ प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया होगी। अगर हम प्रोकैरियोट का बात करें तो उसमें तो केंद्रक होता नहीं है, वहाँ तो कोशिका द्रव में ही डीएनए से आरएनए बना, और थोड़ा सा जैसे ही आरएनए बनेगा वो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि प्रोकैरियोट के केस में हम कह सकते हैं कि वहाँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, अनुलेखन और स्थानांतरण, यानी कि डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन दोनों बनने की प्रक्रिया साथ साथ शुरू हो सकती है। ठीक है, तो खैर हम बात करें यूकैरियोट्स का या प्रोकैरियोट्स का, प्रोटीन कहाँ बनेगा? जहाँ राइबोसोम होगा। कहाँ के? तो कोशिका द्रव में। अब थोड़ा सा हम लोग राइबोसोम का भी संरचना देखेंगे कि राइबोसोम क्या होता है। तो देखिए, अगर राइबोसोम कहा जाए तो राइबोसोम जो है वो झिल्ली रहित कोशिका का अंग है। क्या है राइबोसोम? तो झिल्ली रहित कोशिका का अंग है राइबोसोम। ये कोशिका द्रव में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है और पौधा कोशिका में भी पाया जाता है। जंतु कोशिका में भी, पौधा कोशिका में। एक लाइन में राइबोसोम क्या है? तो कोशिकांग है, एक कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है। ठीक है, अब आप जब 11th में पढ़िएगा तो बताया गया होगा कि जो राइबोसोम होते हैं ना, वो 2 सब यूनिट के बने होते हैं, उसके 2 उप इकाई होते हैं। 2 उप इकाई कहने का मतलब हुआ कि राइबोसोम के 2, एक बड़ा इकाई होता है, एक बड़ा इकाई होता है और एक छोटा इकाई होता है। मतलब जैसे एक बड़ा इकाई हो गया सपोज, तो ये एक छोटा इकाई होगा। राइबोसोम 2 इकाई का बना होता है, 2 सब यूनिट के बने होते हैं, 2 उप इकाई होते हैं राइबोसोम। एक लार्ज, एक स्मॉल। इसे कहते हैं लार्ज सब यूनिट, बड़ी उप इकाई, इसे कहते हैं छोटी उप इकाई। लार्ज सब यूनिट, स्मॉल। तो प्रोकैरियोट्स में बताया गया होगा आपको कि यह जो लार्ज सब यूनिट होता है प्रोकैरियोट्स का, राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट होता है प्रोकैरियोट्स में, वो 50S का बना होता है। कितना S का? 50S का। और स्मॉल सब यूनिट कितने का बना होता है? 30S का। और दोनों फाइनली मिल करके Mg2+ कौन आयन? तो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में दोनों मिलकर के सेडिमेंट होंगे, और जब ये फाइनली कितना का राइबोसोम बनता है दोनों मिलकर के? तो 70S का राइबोसोम होता है, बताया गया है। तो यहां ध्यान दीजिए, उसी तरह से कह रहा है कि प्रोटीन निर्माण या ट्रांसलेशन प्रक्रिया के पहले, प्रोटीन निर्माण या ट्रांसलेशन प्रक्रिया पहले, यानी कि जब कोशिका द्रव में प्रोटीन निर्माण नहीं होता है, हो रहा होता है, कोशिका प्रोटीन निर्माण जब नहीं हो रहा होता है, यानी कि जब ट्रांसलेशन या स्थानांतरण प्रक्रिया नहीं हो रहा होता है, तो ये दोनों जो इकाई हैं, किसके? राइबोसोम के, बड़ी इकाई छोटी इकाई, ये इस तरह से नहीं पाए जाते, ये अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग ही बिखरे रहते हैं, ये अलग अलग पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? जो राइबोसोम की जो 2 इकाई है, बड़ी इकाई छोटी इकाई, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये इस तरह से संयुक्त नहीं होते हैं। कब? जब कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती रहती है तब। अब क्या होता है कि देखिए, ये अलग अलग है दोनों, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है और ये आपको अलग है। तो
क्या होता है कि सबसे पहले हाँ, एक और चीज यहां से देख लिया जाए प्रोकैरियोट्स केस में, ये जो छोटी इकाई 30S का, बड़ी इकाई 50S का। इसमें एक और खास बता रहा है कि जो राइबोसोम की जो बड़ी इकाई है, राइबोसोम की जो बड़ी इकाई है, इसमें 3 साइट पाए जाते हैं। राइबोसोम की जो बड़ी इकाई होती है उसमें 3 साइट, मतलब 3 को पॉइंट कर सकते हैं, 3 सेंटर, ए, पी और ई। ए, पी और ई 3 वो साइट पाया था किसमें? राइबोसोम के बड़ी इकाई में, यानी कि जो बड़ा इकाई है। एक को कहते हैं एडिनाइलेट साइट या इम्यूनो एसाइलेट साइट। एक को क्या कहते हैं? एडिनाइलेट साइट या इम्यूनो एसाइलेट साइट। पी को कहते हैं पेप्टिडिल साइट। पी को क्या कहते हैं? पेप्टिडिल साइट, जहां पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और ई को कहते हैं एग्जिट साइट। एग्जिट साइट जहां से ट्रांसफर आरएनए पेप्टाइड बॉन्ड के बाद बाहर हो जाता है। फिर से सुनिए, जो राइबोसोम की जो 2 इकाई हैं, एक बड़ी इकाई, छोटी इकाई, तो जब कोशिका द्रव्य में प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया नहीं होती रहती है तो ये अलग रहता है। ये कब आपस में कंबाइन होते हैं? तो जब प्रोटीन निर्माण का प्रक्रिया शुरू होता है। कोशिका द्रव्य में जो बड़ी इकाई होती है ना, इसमें 3 को पॉइंट होता है या 3 साइट होते हैं, साइट में स्थल। एक को कहते हैं ए साइट, एक को कहते हैं पी साइट और एक को कहते हैं लास्ट में ई साइट। ए मतलब एडिनाइलेट साइट या इम्यूनो एसाइलेट साइट। पी को कहते हैं पेप्टिडिल साइट, जहां पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और ई को कहते हैं एग्जिट साइट। एग्जिट मतलब EXIT, एग्जिट, एग्जिट कर जाता है, वहां से बाहर निकल जाता है। तो 3 साइट हुआ। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होता है, ये बात समझ में आया? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका जैसा कि फिगर में हम पहले से बनाए हुए हैं, ये फिगर जो है क्या है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम आपको दिखा रहा है मैसेंजर आरएनए है। क्या है ये? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या है? ये मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, आपको पहले ही बताया गया होगा कि 2 जेनेटिक कोड होते हैं जिसे इनिशिएशन कोड कहते हैं, जहां से स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जिनके हेल्प से आओजी और जाओजी बताया गया है। और ये दोनों ही मिथायोनिन नामक, फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन और मिथाइलेटेड मिथायोनिन 2 चीज हुआ। तो आप इतना ही फिलहाल यहां ध्यान रखिए कि दोनों ही फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन या मिथायोनिन नामक अमीनो एसिड को कोडित करते हैं। किस अमीनो एसिड को? मिथायोनिन नामक अमीनो एसिड को कोडित करते हैं। फॉर्माइलेटेड और मिथाइलेटेड मिथायोनिन अलग अलग चीज हो गया, वो बात की बात है। ध्यान देना है कि आओजी और जाओजी जो है वो अमीनो एसिड हैं जो इनिशिएशन कोडन का काम करते हैं, जहां से स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुआत होती है, और ये मिथाइलिन नामक अमीनो एसिड को कोडित करते हैं। अब इसमें भी ध्यान देना, बताया कि जाओजी जो है प्रोकैरियोट्स में जब इनिशिएशन में रहेगा शुरुआत में तो आरंभन कोडन, अब बीच में रहेगा तो वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोडित करता है जब बीच में रहेगा, बात की बात है। तो ये मैसेंजर आरएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में लिखा हुआ है AUG, यानी कि ये AUG क्या है? प्रारंभन कोडन है, यानी कि यहीं से ट्रांसलेशन प्रक्रिया की शुरुआत हुई, यहीं से पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की प्रक्रिया शुरुआत हुई। अब देखिए, इसके इधर वाला जो रीजन है, इसके पहले जो आओजी है, इसके पहले वाला रीजन है, इसे कहते हैं अपस्ट्रीम, यानी कि इसके इधर 5 प्राइम तरफ जो है, या अगर मान लिया जाए 3, यहां पर अगर कोई स्टॉप कोडन मिल जाए, स्टॉप कोडन अगर यहां पर कोई हो, सपोज हम और इसको बढ़ा के लिख देते हैं, स्टॉप कोडन बताया तो 3 पाया जाता है, स्टॉप या टर्मिनेशन, UAA, UAG, UGA, UAA, UAG और UGA, इसे क्या कहते हैं? स्टॉप कोडन या टर्मिनेशन कोडन। तो मान लिया जाए यहां आपको मिल गया UAG सपोज, तो ये जो UAG मिल गया, ठीक है, ये UAG क्या हो गया? स्टॉप कोडन हो गया। अब कह रहा है कि अगर इस UAG के बाद भी अगर कोई कोड हो तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन किसका होता है?
तो आओजी कोडोन यहाँ से शुरू होगा और वहां तक होगा जहां तक स्टॉप कोडोन है। स्टॉप कोडोन के बाद जो भी जेनेटिक कोड है उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं, इसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि वह रीजन जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ आओजी कोडोन है, एओजी। ये क्या है कि राइबोसोम का ये स्मॉल सब यूनिट है, ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है। इसमें लिखे हुए हैं ए साइट, ये पी साइट और ई साइट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान दीजिए, सबसे पहला घटना इसमें इनिशिएशन में, आरंभन में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए का आओजी कोडोन। सबसे पहला घटना क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए का आओजी कोडोन, मैसेंजर आरएनए का आओजी कोडोन राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट। क्या है? ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है, ये वाला, ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है, यानी कि राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम का ये स्मॉल सब यूनिट हुआ। और राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट हुआ। ये राइबोसोम का क्या हुआ, ये स्मॉल सब यूनिट हुआ। ये क्या हुआ, इनिशिएशन कोडोन है या आओजी कोडोन है। पहला क्या होता है, सबसे पहला काम इसमें कि राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट यानी कि 30S वाला यूनिट और मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित जो आओजी कोडोन है और ट्रांसफर आरएनए एफ मेट, यानी कि ट्रांसफर आरएनए जो फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन, ट्रांसफर आरएनए एफ मेट यानी कि ट्रांसफर आरएनए जो फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन को, मिथायोनिन जिसके पास, जिससे जुड़ा हुआ है वह ट्रांसफर आरएनए, जिससे वह ट्रांसफर आरएनए, जिससे वह जेनेटिक कोड जुड़ा हुआ है, जिसका जो कोड करता है मिथायोनिन के लिए, उस फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन के बीच एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। ध्यान से सुनिए फिर से, मैसेंजर आरएनए के आओजी कोडोन, मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित आओजी कोडोन, राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट और ट्रांसफर आरएनए एफ मेट, ये ट्रांसफर आरएनए एफ मेट के बीच एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। और ये जब बॉन्ड बन जाता है तब जाकर के यहां से शुरुआत होती है अनुलेखन की। तो देखिए ये आपको एक ट्रांसफर आरएनए हम दिखा रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये इसका एंटी कोड है, जैसे ए है तो इसके बदले में यहाँ यू होगा, ई यू है तो क्या होगा, ए होगा, जी है तो क्या होगा, सी होगा। यानी कि यह जो ट्रांसफर आरएनए आया है, इसके पास, यह जो ट्रांसफर आरएनए आया है, इसके पास इस इनिशिएशन कोडोन, इस ट्रांसफर आरएनए के पास ये जो इनिशिएशन कोडोन है, जो आरंभन कोडोन है आओजी, इसका क्या है, एंटी कोड है। इस एयूजी का क्या है, यूएसी, इस एयूजी का यूएसी क्या है, एंटी कोड है। तो यह जो ट्रांसफर आरएनए है उसके पास एंटी कोड है, और इस ट्रांसफर आरएनए के पास, इससे हम जब बताएंगे ट्रांसफर आरएनए का तिब्बतीय स्ट्रक्चर बताएंगे, 5 प्राइम इंड पर ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर फिर से देखिए, उसके 5 प्राइम इंड पर एमिनो एसिड एक्सेप्टर साइट होते हैं, अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट बताए होंगे। तो ये A1 यानी का मतलब अमीनो एसिड पहला फॉर्माइलेटेड मिथाइल ये जुड़ा हुआ है। अब जब ये बॉन्ड बन गया, किसके किसके बीच बॉन्ड बना, तो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए का आओजी कोडोन और ट्रांसफर आरएनए एफ मेट के बीच बॉन्ड बनता है। अब ये बॉन्ड बना, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखिए यहाँ ये अब लार्ज सब यूनिट यहाँ करके मिल गया, लार्ज सब यूनिट मिला। लार्ज सब यूनिट में ये पहला ए साइट, एडिनाइलेट या एमिनोसाइलेट साइट, पेप्टिडिक साइट, एक्टिव साइट। सबसे पहले क्या होता है कि एक ट्रांसफर आरएनए जिसके पास जो मिथायोनिन नामक अमीनो एसिड को लिए हुए है, जिसके पास यूएसी एंटी कोड है इस आओजी का, वो सबसे पहले आता है कोशिका द्रव से और इस लार्ज सब यूनिट के पी साइट से अटैच होता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहला वाला ट्रांसफर आरएनए कौन आएगा, जिसके पास यूएसी एंटी कोड हो। तो ये यूएसी एंटी कोड किसका एंटी कोड है,
तो आओ जी नामक जेनेटिक कोड का एंटी कोड है। आओ जी नामक आनुवांशिक कूट का प्रतिकोडोन, आनुवांशिक कूट का प्रतिकूट, आनुवांशिक कूट का आओ जी नामक आनुवांशिक कूट का प्रतिकूट क्या है? यूएसी। तो यह जो प्रतिकूट धारण किए है ट्रांसफर आरएनए, जिसके 5 प्राइम एंड पर फॉर्मेलेटेड मिथाइन जुड़ा हुआ है, वह सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए आएगा और जो लार्ज सबयूनिट है उसके पी साइट पर अटैच हुआ। और हम बताए थे कि ट्रांसफर आरएनए एफ में, ये ट्रांसफर आरएनए एफ में आओ जी कोडोन और राइबोसोम के स्मॉल सबयूनिट बीच बॉन्ड बना। अब ये फिगर 1 हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब जब यहां तक हो जाएगा तब आपको प्रक्रिया शुरुआत होगा। यानी कि इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिव होंगे किसके प्रेजेंस में? एटीपी के प्रेजेंस में। उसके बाद क्या होता है? तो ट्रांसफर आरएनए का आवेशीकरण होता है, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए होता है, जिसे एमिनो एसिलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। वो किसके हेल्प से होता है? तो एक खास एंजाइम की हेल्प से होता है जिसका नाम है अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। तब वो एमिनो एसिड अपने खास ट्रांसफर आरएनए से जुट गया, यानी कि ट्रांसफर आरएनए चार्ज हो गया। बताए थे 2-4 ट्रांसफर आरएनए पास आएंगे तो उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब हम बताएं कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उसमें कैटालिस्ट जो है की उपस्थिति में वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये अमीनो एसिड जो बनते हैं, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, यानी कि प्रोटीन बने की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका तंत्र में। कहाँ? तो जहाँ राइबोसोम है। बताएं कि राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स का हो या यूकैरियोट्स का हो, वो 2 छोटे-छोटे 2 इकाई बने होते हैं। एक बड़ा इकाई होता है और एक छोटा इकाई। प्रोकैरियोट्स में जो बड़ी इकाई है वो कितना का? 50s का बना होता है, 50s का। और छोटा इकाई बना होता है 30s का। दोनों मिलकर बनाता है 70s। मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में सब बात बताया जा चुका है। तो बताया था कि जब प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया नहीं होती रहती है तो जो राइबोसोम की जो दोनों इकाई हैं वो अलग अलग होते हैं। ये ज्वाइंट कब होते हैं? तो जब प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। तो देखिए मैसेंजर आरएनए, अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज प्रोकैरियोट का ही बात कर रहे हैं, तो मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम, इस पर एक जेनेटिक कोड है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए का जो आओ जी कोडोन है वो, और राइबोसोम का जो छोटा वाला इकाई है 30s यूनिट, यानी राइबोसोम का स्मॉल सबयूनिट मैसेंजर आरएनए का आओ जी कोडोन, और वह ट्रांसफर आरएनए जिसके पास यूएसी है, यानी वह ट्रांसफर आरएनए है जिसके पास आओ जी का AUG का एंटी कोड है और जिसके 5 प्राइम पर फॉर्माइलेटेड मिथानिन अमीनो एसिड जुटा हुआ है। इसे AA1 कह रहे हैं हम। काहे कह रहे हैं बात समझ में आएगा। इनके बीच, यानी कि ट्रांसफर आरएनए, इस ट्रांसफर आरएनए, इस आओ जी कोडोन और राइबोसोम के स्मॉलर सबयूनिट के बीच एक बॉन्ड बना। राइबोसोम के स्मॉलर सबयूनिट मैसेंजर आरएनए के आओ जी कोडोन और ट्रांसफर आरएनए एफमेट के बीच में एक बॉन्ड बना। अब जब ये बॉन्ड बन गया तब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगा। अब देखिए फिगर संख्या 2 में आप क्या देख रहे हैं? अब फिगर संख्या 2 में देखिए, ये सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए कहाँ आता है? तो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए आएगा अमीनो एसिड जिसके पास मिथायोनिन है और यूएसी एंटी कोड है। वो सबसे पहले जो राइबोसोम का जो बड़ा इकाई है जिसमें 3 साइट है, APE एडिनाइलेट साइट, पेप्टिडिक साइट, एक्जिक साइट, तो P साइट पर आता है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। ट्रांसफर आरएनए में से जो ट्रांसफर आरएनए है वो राइबोसोम के जो लार्ज सबयूनिट है उसमें कहाँ आता है? A साइट पर, P साइट पर, P साइट पर, तो P साइट पर, A साइट पर नहीं आएगा। ध्यान देना। दूसरा फिगर फिर हम बनाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफर आरएनए 1 जिसके पास क्या है? यूएसी है, वो यहाँ आ गया है। ठीक, अमीनो एसिड 1 फॉर्माइलेटेड ग्रुप। और अब देखिए, अब दूसरा ट्रांसफर आरएनए यहाँ लिखा हुआ है AA2, ये अमीनो एसिड है जिसका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ये बाहर है। बात समझ में आया? ये सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए कहाँ आया? P साइट पर। अब जब P साइट पर आया
तो इस ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के आओजी कोडोन और राइबोसोम के स्मॉल के बीच बॉन्ड बन गया। जब ये बॉन्ड बन गया तब ये दूसरा ट्रांसफर आरएनए देखना है, इसके पास ये अमीनो एसिड है, यहाँ बीच में एंजाइम है। कौन एंजाइम? इसके पास एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने फॉर्मेशन में मदद करेगा। अब ये आप बताए थे ना चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए में कैसे बनता है। तो तो ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसिड और एंजाइम अलग हो जाता है वहाँ, यहाँ एंजाइम दूसरा काम करेगा, बताएंगे अभी आपको बात से। तो ये दूसरा ट्रांसफर आरएनए है जिसके पास अमीनो एसिड 2 है, ये बाहर है। अब जैसे ये बॉन्ड बन गया, अब ये क्या होगा, अब ये आ जाएगा इसमें। ये कहाँ आएगा? इस ए साइड पर। ये वाला कहाँ आएगा? इस साइड। बात समझ में आ रहा है? इतना के बाद ये वाला कहाँ आ जाएगा? ए साइड पर। जब ये ए साइड पर आ जाएगा, अब हम पहला फिगर को ही बना रहे हैं, तीसरा ध्यान दीजिएगा। ये वाला कहाँ जाएगा? ए साइड पर। पहला फिगर आप देख लिए। दूसरा फिगर क्या? जब ये ट्रांसफर आरएनए आओजी कोडोन और राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट बीच, स्मॉलर सब यूनिट, राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट यानी राइबोसोम का छोटा इकाई, मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित आओजी कोडोन और ट्रांसफर आरएनए जिसके पास आओजी का प्रतीक है या एंटीकोड है, उसके बीच में बॉन्ड बन गया। पहला ट्रांसफर आरएनए कहाँ है? पी साइड पर। अब ये दूसरा ट्रांसफर आरएनए जिसके पास अमीनो एसिड 2 है, सेकंड अमीनो एसिड वो अपना लेकर के आया है। अब जब बॉन्ड बन गया तो ये आ जाएगा ए साइड पर, दूसरा स्टेप। ठीक है, अब हम इसी को तीसरा बना रहे हैं। इसको क्या बनाना है? तीसरा। अब देखिए, अब इस ए साइड पर तीसरा फिगर है, ये दूसरा यहाँ तीसरा, अब ये आ जाएगा ए साइड पर। इसके पास क्या है? AA2 है और ये NH2 ग्रुप, NH2 यहाँ मान लीजिए COH है, इसके साथ एंजाइम। अब दूसरा नंबर जो है ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर जो अमीनो एसिड 2 लिए हुए है, वो क्या हो गया? वो ए साइड पर आ गया। अब जब ए साइड पर आ गया, ये दोनों चार्ज ट्रांसफर आरएनए हैं, दोनों चार्ज ट्रांसफर आरएनए हैं। पहला वाला सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए कहाँ है? पी साइड पर। दूसरा ये वाला कहाँ आ गया? ए साइड पर। अब इसके क्या होगा यहाँ पर? अब इसमें इनके बीच क्या बनेगा? अब इनके बीच आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। अब इस ट्रांसफर आरएनए और इस ट्रांसफर आरएनए के पास जो अमीनो एसिड है AA1 और AA2, इनके बीच अब क्या बनेगा? तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा इस एंजाइम की मदद से। इस एंजाइम का नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। ध्यान दीजिए, पहला ट्रांसफर आरएनए पी साइड पर, दूसरा ट्रांसफर आरएनए ए साइड पर। तो इसके पास अमीनो एसिड 1 है, इसके पास अमीनो एसिड 2 है। तो इस अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में तो ये दोनों चार्ज ट्रांसफर आरएनए, ये लार्ज सबयूनिट के अंदर आया है। अब इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करेगा क्या? तो यही पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। क्या मदद करेगा? पेप्टिडिल PEPTIDYL पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज TRNS FERAC। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम से ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये अभी तक प्रक्रिया हम लोग क्या देख रहे हैं? सिर्फ इनिशिएशन ही देख रहे हैं। अभी तक हम लोग आरंभ नहीं देख रहे हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा फिगर में कि जो ही दूसरा नंबर यहाँ आया तो फिर तीसरा नंबर ट्रांसफर आरएनए
AA3 यहाँ आ गया और दूसरा नंबर ट्रांसफर आया ए साइड पर, फिगर नंबर 3 है। जो ही दूसरा नंबर ए साइड पर आया, फिर तीसरा ट्रांसफर आरएनए जो अमीनो एसिड 3 को है लेकर के बाहर वेट कर रहा है। कोई दिक्कत? दूसरा पहला ट्रांसफर आया पी साइड पर आरएनए जिसके पास ये एंटीकोड है। अब दूसरा ट्रांसफर आ गया ए साइड पर, अब दोनों जगह खाली भर गया। अब इनके बीच में इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टिडिल ट्रांसफर एंजाइम की हेल्प से। अब तीसरा ट्रांसफर आ रहा है जिसके पास अमीनो एसिड 3 है, वो बाहर वेट कर रहा है। अब जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तब देखिए फिगर नंबर 4, अब जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तब क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये ट्रांसफर आरएनए 3 था, 3 बाहर था। अब दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तब इस अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन गया, तब ये ट्रांसफर आरएनए बाहर, ये ट्रांसफर आरएनए क्या हो गया? एक्जिक साइट है। ये यहाँ बताया था ना 3 साइट है, एडिनाइलेट साइट, पेप्टिडिल साइट, एक्जिक साइट। ये बॉन्ड बनाने के बाद जब बॉन्ड बन गया तो ये ट्रांसफर आरएनए बाहर। अब जब बाहर आ गया तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए अब यहाँ आ जाएगा AA2 इस पॉइंट पर, और AA1 AA2 के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। अब ये जो बाहर वेट कर रहा था वो आ गया ए साइट पर, जो बाहर वेट कर रहा था वो क्या आ गया? ए साइट पर आ गया। इसको मिटा भी देते हैं, या रहने दीजिए, बी और ए। ये ए साइड पर आ गया जो बाहर वेट कर रहा था। अब क्या होगा? फिर अब AA2 और AA3 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। AA2 और AA3 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, किसके हेल्प से? द पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से। इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका अमीनो ग्रुप। अब जब बॉन्ड बन जाएगा तो 5वां स्टेप में क्या हो जाएगा? फिर ए बाहर, जो ट्रांसफर आरएनए 2 है वो बाहर हो जाएगा, 3 आ जाएगा पी पर, चौथा आ जाएगा ए पर, और पांचवा ट्रांसफर आरएनए यहाँ आ जाएगा। ये फिगर नंबर 4 था आपका, फिगर नंबर 4 था, देख रहे हैं? ये पहला ट्रांसफर आरएनए, पहला और दूसरा के बीच में बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के बाद ये वाला बाहर बाबू हो गया, पहला वाला बाहर हो गया। अब दूसरा आ गया पी साइड पर, तीसरा आ गया ए साइड पर जो बाहर वेट कर रहा था, अब चौथा बाहर वेट कर रहा है। फिर ये प्रक्रिया चलेगी। तो अब ध्यान देना है,
देखिए पहला यहाँ बॉन्ड बन गया, जो ट्रांसफर आरएनए 1 के पास जो अमीनो एसिड है और 2 के पास जो है, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, तो ये आपका इनिशिएशन खत्म। बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड किसके से बनता है? पेप्टिडिल ट्रांसफर एंजाइम से बनता है। दूसरा हमारा स्टेप शुरू हो रहा है जिसका नाम है इलॉन्गेशन, दीर्घीकरण। क्या है? यानी कि मेन ट्रांसलेशन या स्थानांतरण प्रक्रिया का मेन स्टेप है आरंभन। मेन स्टेप क्या है? आरंभन। अब क्या होता है? इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में देखिए क्या होता है। अब आप क्या देखे थे कि पहला ट्रांसफर आने दूसरा ट्रांसफर आने के पीछे पेप्टाइड बॉन्ड बना। तीसरा स्टेप में तो पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ वेट कर रहा है ट्रांसफर आने। बॉन्ड बनने के बाद पहला ट्रांसफर आने एक्टिन साइड से बाहर रह गया। अब क्या हुआ? ये पूरा सेट जो राइबोसोम है, ये पूरा सेट क्या होगा? जेनेटिक कोड ट्रांसफर होते जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूरा जो है ये सेट आगे ट्रांसफर होते जाएगा और पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम के हेल्प से पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएगा। ये पूरा राइबोसोम का सेट एक जेनेटिक कोड से अगला जेनेटिक कोड, अगला जेनेटिक कोड से अगला जेनेटिक कोड, ये बढ़ता रहेगा। तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि स्टॉप कोडोन यूएजी, यूए या यूजीए में से तीन में से कोई एक साइट जब इस एक साइट के सामने आ जाएगा, यहाँ जो ये साइट है इसके सामने जब यहाँ पर स्टॉप कोडोन, तीन गो स्टॉप में से कोई एक स्टॉप कोडोन यहाँ जब आ जाएगा तो प्रक्रिया स्वतः बंद हो जाएगा। तो इलॉन्गेशन जो है वो क्या है कि दीर्घीकरण या इलॉन्गेशन प्रक्रिया में राइबोसोम के जो बड़े और छोटी इकाई का जो बॉन्ड बन गया है वो पूरा राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर जेनेटिक कोड टू जेनेटिक कोड आगे बढ़ते जाते हैं और दो जो पी साइट और ए साइट पर जो आ जाते हैं ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेकर के, उनके बीच पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम के हेल्प से पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाता है और ये कोड टू कोड आगे बढ़ते जाते हैं। ये आपका हुआ इलॉन्गेशन। अगर इसी को हम पांचवा फिगर देखते तो क्या हो जाता? पांचवा फिगर अगर देखते हैं, हम इलॉन्गेशन का ही पांचवा देख रहे हैं, क्या होता है? कोई नंबर ज्वाइन नहीं होगा, जो अभी ऐप पे काम करता है, ऐप पे काम हो जाएगा उसके बाद ज्वाइन। ठीक है, पांचवा फिगर हम अब चौथा फिगर हम पांचवा फिगर समझना चाहें तो वही क्या हो जाएगा? आप देखिए पांचवा फिगर ये A5 कर दीजिए, आप इसको A5 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, यहाँ आपको AA4 हो जाएगा, यहाँ AA3 हो जाएगा, यहाँ पर AA2 हो जाएगा, यहाँ पर AA1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पांचवा में आप फिर देखिए इलॉन्गेशन में आप समझ सकते हैं इसको, जो यहाँ वेट कर रहा था चौथा नंबर ट्रांसफर आरएनए कहाँ गया है? ये साइट पर। अब जब जो ही ये साइट पर आ गया, फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए दूसरा अमीनो एसिड लेकर के यहाँ आ गया। अब जो यहाँ पी साइट पर आया है तीसरा ट्रांसफर आरएनए, उसके बीच और इसके बीच क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और जो यहाँ जो दूसरा ट्रांसफर आरएनए था AA2, ये ट्रांसफर आरएनए क्या हो गया? यहाँ बाहर। ये क्या था? ये दूसरा नंबर ट्रांसफर आरएनए क्या हो गया? बाहर। और तीसरा जो यहाँ है ये आ गया P पर। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएगा। अब क्या होगा? अगला स्टेप देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और उसके बाद ए वाला ट्रांसफर आरएनए बाहर आ जाएगा, चौथा नंबर ट्रांसफर आरएनए यहाँ आ जाएगा, पांचवा नंबर यहाँ आ जाएगा और फिर छठा के बीट करेगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बात समझ में आ रहा है? आप फिगर को ही देखिएगा, बार बार तो समझ में आ जाएगा। लास्ट में बाबू क्या होता है? लास्ट हमारा पॉइंट है टर्मिनेशन या समापन। तो टर्मिनेशन या समापन में क्या होता है
कि ये राइबोसोम का सेट कोड टू कोड, जेनेटिक कोड टू कोड बढ़ते जाता है आगे, और जब जो 3 तरह के स्टॉप कोडोन हैं, UAA, UAG और UGA, तीनों में से कोई एक जेनेटिक कोड जब लास्ट में इस A साइट के सामने आएंगे, A साइट के सामने, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर जेनेटिक कोड टू जेनेटिक कोड आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ता जाता है, और जब राइबोसोम की बड़ी इकाई ए साइट के सामने स्टॉप कोडोन जो 3 तरह के हैं, UAG, UGA और UAA, उसमें से कोई एक जेनेटिक कोड इस ए साइट के सामने आएगा। अब मान लो 6ठा नंबर यहाँ आए और उसके सामने आ जाए UAG, 6ठा नंबर आए उसके सामने क्या आ जाए, UAG आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर आने के बाद जो एंटी कोड है उस कोड को पढ़ ले नहीं पाएगा। जो ही स्टॉप कोडोन इसके साइड पर आएगा इसके सामने, क्या होगा कि जो ट्रांसफर आरएनए का जो एंटी कोड है इस स्टॉप कोड को पढ़ ले नहीं पाएगा और वह प्रक्रिया वहीं बंद हो जाएगी। किसा खत्म। यानी कि मैसेंजर आरएनए पर जब स्टॉप कोडोन के सामने राइबोसोम के ए साइट आते हैं, ठीक है, या राइबोसोम की में जो ए साइट होता है उसके सामने जब स्टॉप कोडोन आएगा और वहाँ जो ट्रांसफर आएगा, ट्रांसफर आरएनए, वो स्टॉप कोडोन को नहीं पढ़ पाएगा और उसमें प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और यह पूरा प्रक्रिया यानी प्रोटीन बनने की पूरा प्रक्रिया आरएनए द्वारा डिक्टेट होती है, डीएनए द्वारा निर्देशित होती है। इसको कौन डायरेक्ट करता है, इस पूरे ट्रांसलेशन प्रक्रिया को डायरेक्ट करता है, कौन निर्देशित करता है, तो डीएनए, ठीक है, और आरएनए प्रोटीन बना देता है। यह पूरा प्रक्रिया डायरेक्ट होता है, दिशा निर्देशित होता है या निर्देशित होता है डीएनए द्वारा और आरएनए बना देता है। तो अब जैसे यहाँ ये फिगर, जैसे यहाँ AUG बाहर आ गया था, अब इस तरह से यहाँ क्या होगा, ट्रिपल U बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपको CCC और GUG, और यहाँ CCA कर दीजिए, यहाँ पर GCG कर दीजिए, ये प्रक्रिया आगे बढ़ते जाएगी। तो अब कुछ बुक में पढ़िएगा तो कहेगा कि जो इनिशिएशन प्रक्रिया होता है उसमें कुछ खास प्रोटीन मदद करते हैं, जिसे इस इनिशिएशन प्रक्रिया में खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो मदद करते हैं। इसे कहते हैं EIF1, ठीक है, EIF2 या IF1 सीधे तरह नहीं दीजिए, IF3, मतलब किसी किसी बुक में मिलेगा तो उसको आप घबराना नहीं है। ये 3 तरह के खास प्रोटीन होते हैं। आप जानते हैं ना कि जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस होता है उसमें एंजाइम खर्च होता है और एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं। तो कह रहा है कि इनिशिएशन प्रक्रिया में 3 खास प्रोटीन मदद करते हैं, जिसे कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3। ये 3 तरह के खास प्रोटीन का नाम है, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3। ये खास 3 प्रोटीन हैं जो इनिशिएशन प्रक्रिया में मदद करते हैं। उसी तरह से टर्मिनेशन प्रक्रिया में RF1 और RF2 ये खास प्रोटीन हैं जो समापन प्रक्रिया मदद करते हैं। इसे कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर 1 और रिलीजिंग फैक्टर 2। ये भी खास तरह के 2 प्रोटीन हैं। ये भी खास तरह के प्रोटीन होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर 1 और रिलीजिंग फैक्टर 2, जो टर्मिनेशन या समापन प्रक्रिया को मदद करते हैं। तो आप लोगों को बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप जब भी पढ़ने बैठिए रफ कॉपी ले लीजिए
पेन ले लीजिए और एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, जो भी भारती भवन लुसेंट बुक खोल लीजिए। पहले मेरे वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए, उसके बाद वीडियो देखने सुनने के बाद आप अपने बुक को पढ़िए, देखिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे बुक से कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं, समझ में आ जा रहा है। तब हम जो समझाएं उस मेन पॉइंट को बुक के हेल्प से उतार लीजिए फियर में, वो आपका क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया एक बार में तो फिर वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए, फिगर देखिए और फिर बुक का हेल्प लीजिए और जो हम जितना बात समझा रहे हैं उसको नोट करके याद कर जाइए। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करेंगे समझाने। तो ये आपका स्थानांतरण प्रक्रिया है और आपके सिलेबस में जो स्थानांतरण प्रक्रिया आपको समझाया गया, बताया गया है, वो प्रोकैरियोट्स का बताया गया। किसका बताया गया है? प्रोकैरियोट्स, यानी कि जीवाणुओं में, यानी कि प्रोकैरियोट्स में कैसे स्थानांतरण प्रक्रिया होता है, कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, कैसे आरएनए प्रोटीन बनते हैं। आपके सिलेबस में यही है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स के बारे में चर्चा नहीं है, वो आगे हायर क्लास में पढ़ना है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में आया होगा तो बार बार वीडियो देखिए, किताब पढ़िए, फिर दिक्कत हो तो उनको कहिए। ठीक है बाबू, तब तक के लिए धन्यवाद।